म्यूनिख बावरिया का दारुल हुकूमत, सदियों पुरानी इमारतों और मुतअद्दिद अजायब घरों का घर है। ये शहर अपने सालाना अक्टूबर फेस्टिवल और इसके बियर हॉल्स के लिए जाना जाता है, जिसमें मशहूर हॉफब्रा हाउस शामिल है, जिसकी बुनियाद 1599 में रखी गई। तो चलिए नाजरीन, आज की इस तीसरी एपिसोड में उन तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम पहुँचे जो आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, और उन तमाम को बहुत बहुत ज़्यादा सलाम और आदाब जो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं और जो मुझे अपने कमेंट्स से ज़रूर नवाजते हैं ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छी वीडियोस को लेके आ सकूं। ओल्ड टाउन में मरकज़ी मैरियन प्लास, जिसको हम अपनी पिछली एपिसोड में विज़िट कर चुके हैं, और नियो गॉथिक नेसेस रादस टाउन हॉल, जिसके पास से हम अभी गुजर रहे हैं, 16वीं सदी की कहानी को झंझोड़ता और दोबारा पेश करता है। जर्मन में म्यूनिख का मतलब है रहबरों का घर, एक नाम जो 8वीं सदी के वस्त के आसपास के इलाका में कायम बेनेडिक्टाइन खानका से निकला, जिसके अभी भी इस इलाका में आबादकारी के शवाहिद मौजूद हैं जो कि नोलथक दौर से ताल्लुक़ रखते हैं, और बावेरिया के वसी इलाका की एक तारीख रोमी सल्तनत में इससे जुड़ी हुई है। पहली बार म्यूनिख का जिक्र किसी दस्तावेज में 1158 में हुआ था, और जिसको आम तौर पर इसकी बुनियाद के तौर पर कबूल किया जाता है। 1157 में हेनरी द लायन, जो अपने वक्त के सबसे ज्यादा ताकतवर जर्मन शहजादों में से एक था, ने बेनेडिक्टाइन राहबरों को साल्ट रोड पर एक बाजार बनाने का हक दे दिया, और इस तक पहुंचने के लिए दरियाए एसर पर एक पुल तमीर किया, जिससे पहले के तमीर किए गए पुल को तबाह कर दिया गया था। 1175 तक म्यूनिख को शहर का दर्जा दे दिया गया था, और इसके गिर्द एक किला बंद शहर की दीवार बनाई गई थी। हेनरी को यकसा कामयाबी नहीं मिली, वो मकबूल हो गया और म्यूनिख वत्सबालिख खानदान के इक़्तिदार में आ गया, जो 1918 तक बावेरिया पर हुकूमत करता रहा। कुर्ने वस्ता के पूरे दौर में म्यूनिख मुक़द्दस रोमी शहनशाहों की वत्सबाख लाइन के तहत साइज और दौलत में बढ़ता चला गया, जबकि ये शहर 1327 में आग से तबाह हो गया था, और फिर 1429 में तमीर नो की बड़ी कोशिशों के नतीजे में कुछ फ़ने तमीर अभी भी बाकी हैं। ओल्ड टाउन हॉल 1310 का है, और मशहूर निशानी फ्रॉगनक्रिच 1494 में तमीर किया गया था। 1506 में जब म्यूनिख को बावरिया का दारुल हुकूमत करार दे दिया गया, ये शहर जर्मन इंसदाद इस्लाह और नशात सानिया के फ़नून का एक मरकज़ बन गया, और 30 साल जंग तक तरक्की करता रहा। जब 1642 में स्वीडन ने इस पर हमला और कब्जा कर लिया, इसके बाद ताउन की वबा का यहाँ शिकार हुआ, और इसकी वजह से यहाँ की 1/3 आबादी ख़त्म हो गई। इसके बावजूद जंग के बाद के दौर में म्यूनिख ने दोबारा तरक्की करना शुरू कर दी, और 18वीं सदी के दौरान हैब्सबर्ग के कंट्रोल में ये बारोक जिंदगी के एक मरकज़ के तौर पर तैयार हुआ, जिसमें थियाटीन चर्च और निम्फरबर्ग पैलेस जैसी इमारतें तमीर की गईं। पहला अक्टूबर फेस्टिवल 1810 में बावेरिया के बादशाह लुडविग और सेक्स हिल्डबर्गाशन की शहजादी थीरस की शादी के एजाज़ में मुनक्किद किया गया था, और 19वीं सदी में ये खूबसूरत न्यू क्लासिकल इमारतों के साथ फ़नून, अदब और मौसीकी के मरकज़ के तौर पर अरूज पर चढ़ गया। इन समझी जाने वाली कामयाबियों के बावजूद म्यूनिख सियासी अदम-ए-इत्मीनान का गढ़ था, और 18वीं सदी की दहाई के वस्त में मुल्क भर में कई बगावतें हुईं, ख़ास तौर पर एक बार जब सनती इनकलाब आया, जिससे दहाई इलाकों से आबादी की बड़ी आमद हुई, और टोवन बिस्मार्क ने 1871 में जर्मन सल्तनत को मुत्तहिद किया, जो पहली जंग अज़ीम के इख्तिताम तक कायम रही। शहर को खुद नुकसान पहुंचाते हुए पहली जंग अज़ीम की नाकाबंदियों ने इसकी आबादी को भूखा रखा। जंग के बाद के सालों में म्यूनिख एक बार फिर सियासी बदअमनी का मरकज़ बन गया, और शहर का बेशतर हिस्सा इंतहाई दाएं और इंतहाई बाएं के दरमियान पोलराइज हो गया।
اس صورتحال نے ایڈلف ہٹلر کے اقتدار میں اضافہ دیکھا اور 1923 میں میونخ کے شہر بیریا ہالوں میں سے ایک اس کی بغاوت کی کوشش کی جگہ تھی جسے بیریا ہال پوٹش کہا جاتا ہے، جبکہ پوٹش اس وقت ناکام ہو گیا جب ہٹلر اور نازیوں نے 1933 میں جرمنی پر قبضہ کر لیا۔ میونخ قومی سوشلزم کا نظریاتی مرکز بن گیا جسے تحریک کا دارالحکومت کہا جاتا ہے۔ شہر کے ارد گرد نیشنل سوشلسٹ پارٹی کی بہت سی عمارتیں تعمیر کی گئی تھیں اور پہلا نازی حراستی کیمپ میونخ سے قریب دورداخ میں بنایا گیا تھا۔ اس کے باوجود یا شاید اس کی وجہ سے یہ شہر وائٹ روز نامی طلبہ کی مزاحمتی تحریک کا مرکز بھی تھا جس نے نازی حکومت کی سرگرم مخالفت کی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران میونخ پر بہت زیادہ بمباری کی گئی اور اس کے تاریخی مرکز کو اتحادیوں نے تقریباً مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ آخرکار 1945 میں امریکہ کے قبضے میں آنے سے پہلے اور جنگ کے بعد کے دور میں میونخ کو مکمل طور پر اور احتیاط سے دوبارہ تعمیر کیا گیا، جس میں اس کے اصلی اسٹریٹ گریڈ کو محفوظ رکھا گیا اور بہت سی تاریخی عمارتوں کو بحال کیا۔ آبادی بڑھی 1957 میں 1 ملین افراد تک پہنچ گئی، جس نے جرمن معیشت، سیاست اور ثقافت میں ایک بڑا کردار ادا کیا۔ 1972 میں شہر نے ایک نئے اور جمہوری جرمنی کے جشن میں اولمپک کھیلوں کی میزبانی کی، تاہم یہ واقعہ سانحہ پر ختم ہوا۔ دہشت گردی کے ایک واقعہ میں 17 افراد ہلاک ہوئے۔ میونخ آج ایک ایسا شہر ہے جو صنعت کے ساتھ ساتھ سیاحت میں بھی ترقی کرتا ہے۔ یہ کاسموپولیٹن ہے، ایک خوبصورت تاریخی مرکز، متحرک ثقافتی زندگی، اعلیٰ معیار زندگی اور کم جرائم کی شرح کے ساتھ۔ تو ناظرین، یہ تھی اس خوبصورت شہر کی تھوڑی سی ہسٹری۔ امید کرتا ہوں کہ میرے ان ویورز کو جو ہسٹری لورز ہیں ان کو ضرور یہ پسند آئی ہوگی۔ تو چلیے ناظرین، ہسٹری کے علاوہ آج اس ویڈیو میں کچھ فن فیکٹس کو بھی شامل کرتے ہیں، کیونکہ میرے کچھ ویورز جو ہیں کچھ سوالات کے جواب چاہتے ہیں۔ تو سوالات ایسے ہیں۔ پہلا سوال، لوگ عام طور پر میونخ میں پبلک ٹرانزٹ کے ذریعے روزانہ کتنی دیر تک سفر کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے 40 منٹ۔ دوسرا سوال، لوگ عام طور پر میونخ کے اسٹیشن پر روزانہ کتنی دیر تک انتظار کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے 7 سے 10 منٹ کے درمیان۔ تیسرا سوال،
म्यूनिख में पब्लिक ट्रांजिट के साथ लोग आम तौर पर हर रास्ते से कितनी दूर जाते हैं? तो इसका जवाब है 7 किलोमीटर। चौथा सवाल, म्यूनिख में कितने लोग सिंगल लाइन ट्रिप करते हैं? तो इसका जवाब है 28%। पांचवा सवाल, म्यूनिख में लोग आम तौर पर फी सफ़र कितनी दूर चलते हैं? तो इसका जवाब है 1 किलोमीटर। और आखिरी सवाल, म्यूनिख में औसतन लोग पैदल कितना चलते हैं? तो नाजरीन, ये जान के आपको हैरानगी होगी कि यहाँ 10 से 20 किलोमीटर आम तौर पर लोग चलते हैं। मेरा अपना यही तजर्बा हुआ है कि 2 दिन में तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर आम एक दिन में मैंने पैदल सफ़र किया है। तो चलिए नाजरीन, अब आपको एक लाइव परफॉर्मेंस की तरफ लेकर चलते हैं। नाज़रीन, म्यूनिख एक ऐसा शहर है जहाँ पर आपको हर किस्म की फ़ूड जो है वो मुहैया है। तो मेरे वो नाज़रीन और वो दोस्त जो सिर्फ़ हलाल फ़ूड ही खाना चाहते हैं, म्यूनिख में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको हलाल फ़ूड आसानी से मिल जाएगी। और बहुत सारे एशियन स्टोर्स भी हैं, जैसा कि अभी आप ये देख सकते हैं। ये एक एशियन स्टोर है जो कि आई थिंक कोरियन स्टोर था, जिसमें हम गए और मुझे देखकर हैरानगी हुई कि वो चीज़ें जो आपको अमेरिका में अवेलेबल हैं या बाकी एशियन कंट्रीज़ में अवेलेबल हैं, उसी तरह ये चीज़ें आपको जर्मनी में भी अवेलेबल हैं। चलो तो नाजरीन, ये था आज का लुबे लुबाब, और मैं ये चाहता हूँ कि आज के एपिसोड को बस यहाँ ही ख़त्म किया जाए, क्योंकि आगे कुछ मिनटों में हमने अपने बिज़नेस पार्टनर को एयरपोर्ट से पिक करने जाना है, क्योंकि वो आज शाम को जो है वो म्यूनिख में लैंड हो रहा है। और हम उसका इंतज़ार करते करते उस दौरान जो है वो कुछ चीज़ें शॉपिंग करने के लिए गए, कुछ खाने के लिए कुछ सामान लिया, और इसके साथ साथ थोड़ा सा एंजॉय किया। और थोड़ी ही देर में हम एयरपोर्ट में दोबारा जो है वो जा रहे हैं, ताकि अपने भाई को, अपने बिज़नेस पार्टनर को वसूल कर सकें, ले सकें, ताकि जो है वो कल के बारे में हम तैयारी करें। जिस मकसद के लिए हम जो है वो जर्मनी आए हैं, वो मकसद पूरा हो सके। तो नाजरीन, जो कि लोग स्पोर्ट्स एंड अपैरल्स में शौक़ रखते हैं, वो ज़रूर चौथा एपिसोड देखिएगा, क्योंकि चौथे एपिसोड में मैं उस एग्ज़िबिशन के बारे में आपको बताऊंगा जिस एग्ज़िबिशन के लिए हम जर्मनी में म्यूनिख में आए थे। तो चलते हैं आज की वीडियो के एंड में, और जहां हम अपने भाई को एयरपोर्ट से रिसीव करने के लिए जा रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम अभी तकरीबन जो है वो ट्रेन स्टेशन के पास हैं, जहां से हमने अपनी ट्रेन लेनी है और एयरपोर्ट की तरफ जाना है। तो नाज़रीन, इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि म्यूनिख जर्मनी की पुलिस जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि हमने अपने भाई, अपने दोस्त को एयरपोर्ट से वसूल किया और टिकट्स लेने के लिए हमें हेल्प चाहिए थी। तो वहाँ की पुलिस ने जो है हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की, और हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर हम उनके साथ एक तस्वीर खिंचवा सकें। तो ये एक यादगार तस्वीर थी जो हमने उनके साथ खिंचवाई। तो इसी के साथ आज के एपिसोड को ख़त्म करते हुए अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और वो तमाम लोग जो अभी मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड खुदा हाफिज़।